नाड़ी परीक्षा और मूत्र परीक्षा, इन दो परीक्षाओं के बारे में समझने के बाद अब हम बात करेंगे पुरीश परीक्षा की। पुरीश मतलब कि स्टूल, और स्टूल परीक्षा करने से हम पेशेंट की धात्व अग्नियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धात्व अग्नियों की जानकारी हम मूत्र के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पुरीश परीक्षा करके हम पेशेंट की जठर अग्नि, जो कि सभी अग्नियों में से प्रधान है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरीश की परीक्षा करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरीश की मात्रा की। वैसे तो जैसा हमारा आहार होगा, जितनी मात्रा में हमारा आहार होगा, पुरीश की मात्रा भी उसी पे निर्भर करती है। जैसे कि हमें पता है कि मांसाहारी व्यक्ति जो हैं, उनमें मल की मात्रा कम होती है, और जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, उनमें मल की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग फाइब्रस डाइट का ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें मल की मात्रा ज्यादा होगी। तो जब भी हम पुरीश की परीक्षा करेंगे, तो हम पहले रोगी के आहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किस प्रकार के आहार का सेवन करता है। उससे हम उसके मल की मात्रा को असेस करेंगे, और अगर वो उसके मल की मात्रा हमारी असेसमेंट के साथ मेल खाती है तो ठीक है, अगर नहीं मेल खाती है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कम या ज्यादा क्यों है, और किन अवस्थाओं में मल की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले वात की दृष्टि होने पर मल की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी संख्या अधिक हो जाती है। यानी कि जो मल है वो थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है। और इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो मल आता है, वायु की दृष्टि होने पर जब मल आता है तो मल शूल के साथ, यानी कि पेट में दर्द होके, जैसे हम कहते हैं मरोड़ पड़ के, मरोड़ वर्ड तो हम एक जनरल भाषा में यूज करते हैं, प्रवाहन यानी कि क्रैम्प के साथ, यानी कि इंटेस्टाइन में पेन होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, और उसके बाद फिर मल का त्याग होता है। लेकिन अगर पित्त का विकार होता है तो मल की मात्रा तो उसमें भी कम होती है, लेकिन उसमें संख्या भी ज्यादा होती है, लेकिन जो मल का त्याग होता है वो जलन के साथ होता है। यानी कि इसमें जो वायु रोग जब होता है तो मल के त्याग के समय शूल होता है लोअर एब्डोमेन में, लेकिन जो पित्त विकार होता है उसमें जब मल का त्याग होता है तो मल द्वार के पास जलन का एहसास होता है, जलन होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पित्त की दृष्टि है। कफ का दोष होने पर अग्निमांद्य के कारण पुरीश की मात्रा और संख्या, पुरीश की मात्रा तो बढ़ जाती है लेकिन संख्या कम हो जाती है। जो पुरीश है वो मात्रा में ज्यादा हो जाता है। उसमें अ, कफ का मतलब उसमें जो सफेदी है वो बढ़ जाती है। वो हम वैसे सफेदी के बारे में हम उसके जब कलर के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो पुरीश की मात्रा है वो बढ़ जाती है लेकिन संख्या कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम पुरीश के वर्ण यानी कि उसके कलर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पुरीश का कलर हमारे खाए हुए पे निर्भर करता है, जैसा हम आहार का सेवन करते हैं वैसा ही पुरीश का कलर होता है। लेकिन आमतौर पे जो लोग एक जनरल सब कुछ बैलेंस डाइट, यानी कि आमतौर पे जो हम भोजन करते हैं, अगर वैसा भोजन हम करते हैं तो जो पुरीश का कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। लेकिन जब वायु का कोप हो जाता है तो पुरीश का रंग श्याम वर्ण का हल्का कालेपन पे आ जाता है। पित्त का कोप होने पर पुरीश का रंग पीला, हरा या लाल हो सकता है, और कफ का कोप होने पर पुरीश का रंग सफेदी की तरफ आ जाता है। तो पुरीश के कलर से हम काफी कुछ चीजों का अपने वायु वात पित्त कफ के दूषित होने का असेसमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कफ का दोष होने पर पुरीश की मात्रा भी कम हो जाती, पुरीश की मात्रा बढ़ जाती है, संख्या कम हो जाती है, और पुरीश का कलर भी हल्का सफेदी वाली साइड पे आना शुरू हो जाता है। पित्त का विकार होने पर मल द्वार पे जलन भी होती है, स्टूल बार बार भी आता है, संख्या भी बढ़ जाती है, और उसका जो कलर है वो पीलेपन पे ज्यादा हो जाता है, और हरा या रक्त युक्त भी हो सकता है। वो रक्त
इसलिए भी हो सकता है, उसमें फ्रेश रक्त भी हो सकता है और उसमें उसका जो कलर है वो भी रेडिश हो सकता है। उसके बाद आती है पुरीश की गंध। पुरीश में से स्मेल कैसी आती है? स्वस्थ व्यक्ति का जो पुरीश होता है उसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, वो सबको मालूम है। शाकाहारियों के पुरीश में से दुर्गंध नहीं आती है, जबकि जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उसके पुरीश में से ज्यादा दुर्गंध आती है, ये नॉर्मल बात है। पुरीश में से दुर्गंध आना प्रोटीन के ना पचने के कारण होता है। जब प्रोटीन की मात्रा का अधिक सेवन होता है या किसी कारणवश वो प्रोटीन पच नहीं जाते हैं, उसका पाचन नहीं होता है, जठराग्नि मंद होती है या विकृत होती है, उस अवस्था में जब प्रोटीन्स का पाचन नहीं होता है तब दुर्गंध ज्यादा आती है। कफ दोष होने पर जो पुरीश है वो अम्लगंधी हो जाता है, उसकी जो स्मेल है वो अम्ल युक्त हो जाती है। इसके अलावा ट्यूमर्स होने पर, डायरिया होने पर और भी अन्य रोग होने पर जो पुरीश की जो स्मेल है वो अम्ल हो जाती है। उसके बाद आती है पुरीश की आकृति और संगठन। आमतौर पे जो पुरीश होता है वो बंधा हुआ होता है, मुलायम होता है, बंधा हुआ होता है। लेकिन जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कठिन पुरीश आता है, यानी कि जो मल है वो सख्त हो जाता है और उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसको पास आउट करने में पेशेंट को दिक्कत होती है। और अगर कठिन पुरीश आता है तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे रोगों का सूचक होता है, जैसे पाइल्स हो सकती है, फिशर हो सकता है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक कारण बन जाता है। दूसरे नंबर पे अगर जो स्टूल है वो पतला आता है तो उसे हम अतिसार मान सकते हैं। अतिसार में अब डिफरेंशिएट करना हमें पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे कि वो अतिसार है या प्रवाहिका है या कॉलरा है, वो हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अतिसार का जो शाब्दिक अर्थ है कि अति मात्रा में वो सरण होता है, यानी कि वो पतला स्टूल पास होता है, तो हम उसे अतिसार कह देते हैं। तो उसके बाद अगर जो पुरीश है वो फीते के समान चपटा आता है तो हम इसे आंतरों का अवरोध मान सकते हैं। तो वात का कोप होने पर अन्न व स्रोत में होते हुए पुरीश झाग वाला होता है, जो कि वात का अपना एक स्पेशल सिम्टम है। और पुरीश व स्रोत में होने पर कठिन हो जाता है। अब वायु का अगर कोप अन्न व स्रोत किसे हम कहेंगे? मुंह से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये हमारा अन्न व स्रोत हो जाता है। अगर यहाँ पे वायु का कोप होता है तो जो पुरीश है वो झाग युक्त होगा। लेकिन वही वायु का कोप जब पुरीश व स्रोत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है तो जो स्टूल है वो कठिन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। इसी प्रकार से पित्त का प्रकोप होने पर जो स्टूल है वो मृदु होगा, लेकिन फिर वही बात, वो पुराने वाला कि दाह युक्त होगा, जलन के साथ स्टूल पास होएगा। कफ का प्रकोप होने पर जो मल है वो फूला हुआ होगा, मल की मात्रा अधिक होगी, संख्या डेफिनेटली उसकी कम होगी और उसमें सफेदी आएगी। उसमें समटाइम्स हम सीधे सीधे कफ को देख भी सकते हैं कि जैसे पेशेंट कहते हैं कि स्टूल के साथ म्यूकस पास हो रहा है, तो वो कफ युक्त स्टूल माना जाता है। जिसे हम इस प्रकार से हम पुरीश की आकृति और उसके संगठन से ये जान सकते हैं कि रोगी को कौन सा दोष दूषित हुआ है, जिससे कि उसको उसका जो पुरीश व स्रोत है वो अफेक्टेड हुआ है। इसके अलावा हम मल की साम और निराम परीक्षा करते हैं। तो जब अन्न व स्रोत की विकृति होती है तो मल निराम होता है, और जब मल साम होता है तो दीपन पाचन करना चाहिए। मल के निराम होने पर स्तंभन करना चाहिए। हम इनको फिर से बात करते हैं कि अन्न व स्रोत की विकृति होने पर जो मल है वो निराम हो जाता है। जब मल साम होता है, साम अवस्था में होता है, प्रॉपरली पचता नहीं है, तो हमें दीपन पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो भोजन है उसका ठीक प्रकार से पाचन हो सके और जो मल है वो प्रॉपरली संगठित हो
और मल का जो व्रण है या जो गंध है वो नॉर्मल हो जाए। और मल के निराम होने पर हमें स्तंभन करना चाहिए। मल यदि पानी पर, हम ये कैसे जानेंगे कि मल साम है या निराम है? तो ये जानने के लिए हम, मल अगर पानी के ऊपर तैरता रहे तो मल को निराम समझना चाहिए, और यदि मल डूब जाए, पानी में डूब जाए, तो उसे साम समझना चाहिए। परंतु साम जो है अगर कफ युक्त है तो भी पानी में डूब जाता है। इसके साथ साथ ही हम कृमि की परीक्षा भी कर सकते हैं स्टूल में। अ, उस इसके साथ कृमियों की परीक्षा एक अलग से एक पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है कि जब पेट में कृमि होते हैं तो वो स्टूल के साथ एज सच निकलने शुरू हो सकते हैं। उनके अंडे भी हम स्टूल में चेक कर सकते हैं, और कौन से प्रकार के कृमि हैं ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से पुरीश की परीक्षा करने से हमें बहुत से रोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे कि हम रोगी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको निरोग होने में उसकी हेल्प कर सकते हैं।